हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्पीसीएस गाइड। और आज हम देखने जा रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड का पार्ट 1। टोटल 4 पार्ट्स होंगे। तो आज हम कवर करेंगे हर्षा एंड नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम 4 लेक्चर्स में टोटल 100 क्वेश्चन पोस्ट गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके चैप्टर का अच्छा रिविजन हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगे 100 क्वेश्चन के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि वह एकमात्र भारतीय शासक कौन है जिसकी जीवनी एक प्रमुख दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है और जिसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री द्वारा भी विस्तार से दस्तावेजीकरण किया गया। यानी कि बताना है आपको कौन से ऐसे राजा हैं जिनका दो दो लोगों ने जीवनी लिखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी किसने किसने लिखी है? एक थे बाण भट्ट और दूसरे थे वेनसांग। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि हर्ष द्वारा स्थानांतरित करने से पहले पुष्यभूति वंश की मूल राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी बिफोर हर्षा शिफ्टेड इट? ओके, तो पुष्यभूति वंश में हर्ष ने शिफ्ट की थी राजधानी, तो आपको बताना है उसके पहले कौन सी थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, थानेसर। थानेसर पहले उनकी कैपिटल हुआ करती थी, फिर उन्होंने उसे शिफ्ट करके कहाँ ले गए थे? कन्नौज। आई होप आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अपने साम्राज्य का बेहतर प्रशासन करने और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की थी? अगेन द लास्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। उसके पहले अभी हमने देखा कहाँ थी राजधानी? थानेसर में। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि थानेसर से वो लोग कन्नौज शिफ्ट कर गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। राजा हर्ष की जीवनी वृतांत हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बताइए हर्षचरित की रचना किसने की थी? उनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने। बाण भट्ट उनके दरबारी पोएट थे और उन्होंने क्या किया था? हर्षचरित के अलावा कादम्बरी नाम की एक पुस्तक थी, उसका भी उन्होंने सृजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ने भारत की यात्रा की थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं भूलना है आपको। हुएनसांग ने की थी। और हुएनसांग को क्या कहा जाता था? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट किया था। ओके, और बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए वो भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा बहुत सारी नाटकें लिखी गई थी, उसमें से एक पूछा जा रहा है जो नहीं लिखा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालविका अग्निमित्रम। ये किसकी रचना है? अगर आपको याद होगा तो ये कालिदास की रचना है। ओके, और बाकी जो है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ये स्वयं हर्षा, द ग्रेट हर्षा, उनके द्वारा लिखा गया था, जिन्हें हम हर्षवर्धन भी कहते हैं। तो सोचिए हमारा इतिहास कितना संपन्न था दोस्तों। पहले के राजा जो है इतने महान महान पुस्तकें भी लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर विस्तार को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने रोक दिया था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हर्षवर्धन जो है वो बहुत बड़े एरिया को जीत चुका था, लेकिन साउथ की तरफ जब बढ़ा वो, तो नर्मदा के तट पर उसे हार का सामना करना पड़ा। तो उसे किसने हराया था? सही उत्तर है पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे? ही वॉज अ चालुक्य किंग। ओके, और नर्मदा तट पर हर्ष को हराया था। इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? एक फेमस अयोल इंस्क्रिप्शन है, इसका जिक्र हमें उसमें मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौड़ या बंगाल का वह शासक कौन था जिसने बोध गया के मूल बोधि वृक्ष को काटा था? बहुत फेमस राजा है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी जब बुद्धिज़्म का क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साशंक का। साशंक जो है वो एक शैवाइट था, यानी कि शिव का भक्त था, लेकिन वो इतना बौद्ध धर्म के विरुद्ध था कि उसने बौद्ध वृक्ष को ही काट दिया और बोध गया का मूल बोधि वृक्ष को इसने काट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हर्ष की बहन राजश्री का विवाह ग्रह वर्मन से हुआ था, जो किस वंश का था? आपको बताना है कि ग्रह वर्मन किस वंश का था? पुष्यभूति, मोखारी, मैत्रक या वकाटक।
सही उत्तर है ऑप्शन बी मोखरी या मोखारी। मोखरी कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। ओके। और राजा ग्रहवर्मन जो है हर्ष के बहनोई इसी वंश के थे, यानी कि ग्रहवर्मन से जिनका उनकी बहन का शादी हुआ था वो इसी वंश के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हर्ष के समकालीन मैत्रक वंश ने किस राजधानी शहर से शासन किया था। ओके, मैत्रक वंश की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लाभी। वल्लाभी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में मैत्रक्स का राज था। ओके, और व्यापार और हीनयान बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा ये केंद्र था, मतलब वहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा था क्योंकि सी के किनारे था। और हीनयान बुद्धिज़्म का एक जगह है, उसको याद रखेंगे, मतलब हीनयान वहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत का नाम क्या है जो भारत के विस्तृत विवरण प्रदान करता है? ह्वेनसांग मतलब जो है उनके ट्रैवलॉग का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, फा को की, सी यू की, इंडिका या महावंशा। ये तो नहीं होगा, इंडिका भी नहीं होगा, मेगास्थनीज की थी बुक, और फा को वी भी नहीं होगा। सही उत्तर है सी यू की ऑप्शन बी। इसका अर्थ होता था पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड। ओके, और ये 7th सेंचुरी के इंडिया को दिखाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि उस समय कैसे इंडिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। हर्ष हर 5 साल में किस स्थान पर एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करते थे? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रयाग इलाहाबाद। इसमें हर 5 साल में महामोक्ष परिषद होता था। ओके, महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था और सारा धन और वस्त्र जो है वो गरीबों में बांटा जाता था। मतलब सोचिए उस समय का एक बड़ा धार्मिक सभा था जो प्रयागराज इलाहाबाद में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक गुप्तों के पतन के बाद इसकी स्थापना हुई थी, आपको बताना है इसका संस्थापक का नाम। तो सही उत्तर है इसका पुष्यभूति नाम का एक राजा था, उसी ने इसकी स्थापना की थी। ओके, इसे वर्धन वंश भी कहते हैं, जैसे हर्षवर्धन जो है उनके प्रीसीडर थे ये वर्धन वंश। ओके, या वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपनी विजयों के बाद हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ओके, बहुत सारे राजाओं को हराया था हर्षवर्धन ने, उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य, शिलादित्य, महाराजा धीराज या प्रियदर्शी। तो इसका सही उत्तर है शिलादित्य। ओके, उन्होंने शिलादित्य की उपाधि दी थी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ह्वेनसांग ने हर्ष को यह नाम दिया था। ओके, ह्वेनसांग आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी, तो ह्वेनसांग ने। और इसका अर्थ क्या था? सदाचार का सूर्य। ठीक है, सदाचार का सूर्य। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांसखेड़ा शिलालेख महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? तो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हर्षा डायनेस्टी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हर्षा के ओरिजिनल सिग्नेचर है। एकमात्र ऐसा ये शिलालेख है जिसमें कि किसी राजा के सिग्नेचर आपको मिलते हैं। ठीक है, और हर्ष जो थे एक कैलीग्राफर भी थे। ठीक है, सोचिए हर्षवर्धन किताब भी लिखते थे, कैलीग्राफी भी करते थे, और क्या क्या मतलब इतने राजाओं को हराया भी था उन्होंने। कितने महान राजा थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाद के वर्षों में हर्ष किस धर्म के प्रबल संरक्षक बन गए थे? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी महायान बुद्धिज़्म। और किसने इन्हें महायान बुद्धिज़्म की तरफ प्रेरित किया होगा, आप गेस कर सकते हैं? अगेन ह्वेनसांग ने। ओके, ह्वेनसांग ने इन्हें बुद्धिज़्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, और इसके बाद इन्होंने राज्य में पशुओं का वध जो है उसे रोक दिया था, पशु वध को रोक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हर्ष के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन विद्यालय अपने चरम पर पहुंचा?
एकदम इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नालंदा। नालंदा के लिए हर्ष ने क्या किया था, 100 गांव दे दिए थे दान में। मतलब 100 गांवों से जो राजस्व आता था वो डायरेक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी से जाता था। सोचिए पढ़ाई पर कितना ध्यान था। अरे एक आज का समय है भाई, पढ़ाई तो अब बहुत मुश्किल हो गई। दुनिया भर के कम से कम इसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ 100 गांव का राजस्व जाता था, खाना पकाना, टीचर को सैलरी, सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में गुप्तोत्तर काल को व्यापक रूप से किसके उदय द्वारा पहचाना जाता है? ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में किसका उदय हुआ था, किस व्यवस्था का उदय हुआ था? क्या सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थे, केंद्रीकृत साम्राज्य थे, या फ्यूडलिज्म का उदय हुआ था, या रिपब्लिक्स का, या फॉरेन इन्वेजन का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्यूडलिज्म, यानी सामंतवाद और क्षेत्रीय राजा का। हर्ष के काल में जो है बहुत सारे रीजनल किंग्स इधर उधर जो है अपना पकड़ बनाना शुरू कर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन, कि हर्ष के समय में एकत्र किए जाने वाले पारंपरिक कृषि कर को क्या कहते थे, यानी कि एग्रीकल्चरल टैक्स को क्या कहा जाता था उस समय? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भाग। भाग जो था वो मुख्य कृषि कर था, और ये उपज का कितना हिस्सा था, 1/6। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस राजा को टैक्स में दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबन ताम्रपत्र शिलालेख किसके शासनकाल का है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। मधुबन ताम्रपत्र शिलालेख ये हर्षवर्धन के काल का है, और हर्षकालीन भूमि अनुदान या लैंड ग्रांट जिसे हम बोलते हैं, उसको ये महत्वपूर्ण उसका एक रिकॉर्ड है। ओके, लैंड ग्रांट्स का एक रिकॉर्ड है। मधुबन कॉपर प्लेट, याद रखिएगा, मधुबन कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट हर्षवर्धन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल किस साम्राज्य की तुलना में हर्ष का प्रशासन अधिक सामंती और विकेंद्रित था? मतलब पिछले किस साम्राज्य की तुलना में? तो हर्ष के पहले कौन से बहुत बड़े साम्राज्य थे? गुप्ता एम्पायर, ऑफ कोर्स इसका आंसर गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर जो था वो हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब सेंट्रल लीडर थे, मतलब सेंट्रल राजा थे, उसके बाद जो उसके नीचे थे वो मिनिस्टर्स वगैरह थे, ना कि दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है, मतलब दूसरे सामंत नहीं थे, सब उनके मिनिस्टर्स थे और उनके अंडर में थे। लेकिन हर्षा के टाइम पे क्या हुआ कि हर्षा सेंटर में तो था, लेकिन साथ में और भी किंग्स थे जो उनको मतलब एक्सेप्ट करते थे उनके संप्रभुता को या उनके एकाधिकार को, लेकिन वो सब अपने आप में थोड़ी इंडिपेंडेंस रखते थे। ओके, इस तरह से हर्ष के टाइम में था, और गुप्ता के टाइम में सेंट्रलाइज था। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि हर्ष द्वारा आयोजित विशाल कन्नौज सभा जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ह्यूएन-त्सांग। सोचिए ह्यूएन-त्सांग कितना इंपॉर्टेंट पर्सन था उस समय कि सभा की अध्यक्षता करता था, और इसमें लगभग कितने किंग्स शामिल हुए थे? 20 राजा जो है इसमें शामिल हुए थे, और इसका उद्देश्य क्या था? महायान बुद्धिज़्म का प्रचार। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कितने प्यार से हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए और कितने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हर्ष ने किस समकालीन चीनी सम्राट के साथ कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे? तो चीनी सम्राट यानी चाइनीज़ एम्पायर का नाम पूछा जा रहा है आपसे, जिसके साथ इन्होंने एक अच्छे संबंध बनाए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टैंग एम्पायर, जिसका टैंग एम्पायर ताइजोंग का जो था ये 641 ईसा पूर्व में चीन में ब्राह्मण दूत भेजा गया था, और उसके बाद यहाँ से मैत्री जो संबंध है वो चालू हुए थे। चीन ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था। तो सोचिए उस समय ही इंडिया चाइना रिलेशन जो है, फॉरेन रिलेशन जो है वो कितना आगे बढ़ चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद यशोवर्मन के अधीन किस राज्य के कुछ समय के लिए कन्नौज में सत्ता स्थापित की थी? किस राज्य ने कुछ समय के लिए कन्नौज में स्थापित किया था अपना डायनेस्टी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्मन डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। हर्ष के बाद जो है राजा यशोवर्मन जो थे, यशोवर्मन, उन्होंने इसको शुरू किया था, और कवि भवभूति या भभूति जी वाले भवभूति, इन्होंने इसका जिक्र किया था। मालती माधव के लेखक, इनको भी संरक्षण दिया गया था यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई जिससे उनके साम्राज्य का विघटन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 647 सीई में उनकी मृत्यु हुई थी। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी या वारिस नहीं था। मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ओके, स्ट्रगल चालू हो गया। 3 लोग आपस में लड़ने लगे, त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगा और कि कौन कन्नौज में राज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। टोटल हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स को देखते रहिए ताकि आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाए यहीं से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।